हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले कक्षा 10वीं का सेट ए, ठीक है, सेट ए जो भी है, जितने भी विद्यार्थी उन सभी के सेट ए मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी विषयों के सेट ए पूर्ण हो चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र के। जिन भी विद्यार्थियों ने वो विषय की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिख रही है सेट ए के संपूर्ण विषय के, उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, पूरे विषय के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा www.arfindia.com, जहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें भी जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है कब से? सन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रहे वो है उद्धव, जो कृष्ण की संगति में पढ़कर भी प्रेम में नहीं पड़े। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है भरत मुनि की। ठीक है, तीसरा नंबर का उत्तर होगा, चौथे नंबर का भरत मुनि, चौथा पॉइंट होगा तीसरे का चौथा आंसर। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका थी? तो वो थी वसुधा पत्रिका, इनका इन्होंने संपादन किया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो पूर्व पद कहते हैं, उत्तर पद यानी आखिरी वाला पद होता है। ठीक है, तो पूर्व पद उसको कहा जाता है। इसके बाद है, माता का आंचल पाठ से अभिव्यक्ति हुई है। माता का आंचल पाठ से अभिव्यक्ति किसकी हुई है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका ग्रामीण जीवन की जो है अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति में सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? तो वो है बालकांड से लिया गया है। ठीक है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा सममात्रिक छंद। इसके बाद है, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। सही उत्तर लिखिएगा उद्दीपन। रामरक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। तो लगभग 15 वर्ष की आयु में उनकी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। ठीक है, और उसके बाद अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो वो होते हैं 8। ठीक है, रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8, तो 8 आंसर होगा। इसके बाद है, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर जो है युमथांग था। तो 149 किलोमीटर की दूरी पर, पहला नंबर का उत्तर होगा 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। नागार्जुन, ठीक है, तो आधुनिक कबीर इनको कहा जाता है। हम मिलान करेंगे घ नंबर से। मेघ बनाए ठन के में अलंकार है। तो इनमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार, मिलान कर लीजिएगा ड नंबर का। कहानी के तत्व कितने होते हैं? तो कुल मिलाकर 6 तत्व कहानी के होते हैं। एहतियात बरतना यानी सावधानी बरतना, इसको एहतियात को जो उर्दू शब्द है इसको सावधानी कहते हैं हिंदी में। गले का हार मतलब बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो हम बहुत प्रिय से मिलान करेंगे। प्रेयर व्हील, तो ये एक धर्म चक्र है। ठीक है, तो हम मिलान करेंगे इससे एक धर्म चक्र। ठीक है, आपको सही जोड़ी समझ आ गई। इसमें 4 जो है वो छूट रहा है, आपको अच्छे से मिलान कर लेना। ठीक है, और दुर्घटना भी छूट रहा है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बादलों की तुलना जो है उन्होंने बाल कल्पना से की गई। ठीक है, किससे की गई है? बाल कल्पना से की है बादलों की तुलना। इसके बाद है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे? भटियार खाना। देखिए ऐसे लिखना है आपको, भटियार खाना। ठीक है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, मूर्खों में अल्पज्ञ के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो वो है अंधों में काना राजा। ठीक है, ये जो है लोकोक्ति प्रयोग की जाती है और बहुत प्रचलित भी है। अंधों में काना राजा। सेट ए का सॉल्यूशन अपलोड है पूरे विषय के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से देख लीजिएगा। माता कांचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया? तो हल्दी पीसकर माँ ने जो है लगाई। ठीक है, हल्दी पीसकर लगाई, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है, सत्यासत्य कथन, संगीतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। क्या है ये? सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो यह सत्य है। और एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं कर सकता, तो ये भी असत्य है। इसके बाद है, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, बिल्कुल करेक्ट। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, ये भी सत्य है। ठीक है, और इसके बाद में है,
प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता या प्रवृत्ति लिखना, अथवा में प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं प्रवृत्ति। तो हम रीतिकालीन काव्य की देख लेते हैं। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता आपको लिखना है। इसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 का उत्तर देखते हैं। चलिए रीतिकालीन काव्य की दो प्रवृत्तियां लिख लीजिएगा। इसकी विशेषता यहाँ पर हो जाएंगी राज्याश्रित कवि और श्रृंगार रस की प्रधानता। ये दो आपको जो है विशेषता लिखना है। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में रहते थे, अपनी रचनाओं से आश्रयदाता को मनोरंजन करना इनका काम था, और इसमें श्रृंगारमयी काव्य रचनाओं में लीन रहते थे। ठीक है, अगला हमें सूरदास का अथवा आपको ये नागार्जुन ऐसा दिया है, उनमें आपको लिखना है। तो हम सूरदास का लिख लेते हैं। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषता हो जाएंगी भाव पक्ष। सुर के काव्य में भावों का सागर भरा पड़ा है। सुर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वियोग, श्रृंगार और मार्मिकता का साथ चित्रण करते हैं। बाल वर्णन भी बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। फिर कला पक्ष, इनकी पदावली सरलता और प्रवाह है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग इन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से भी छुटकारा दिलाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नीला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, ये उत्तर देखते हैं। उसके बाद है विभाव अनुभाव में कोई दो अंतर, तो ये भी हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11 दोहा छंद और नियुक्ति अलंकार की परिभाषा, तो ये भी हम देखते हैं। इसके बाद रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर भी है, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि फागुन में प्रकृति की सुंदरता का ऐसा निखार आ गया है, उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन के सौंदर्य की मादकता चहुओर छाई हुई है। इसके अनुपम सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने को जी चाहता है, तुम्हारी सुंदरता से मेरी आंखें हट नहीं पा रही है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद हम देखेंगे विभाव और अनुभाव में दो प्रमुख अंतर। तो विभाव लिख लीजिएगा, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं, और आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको लिखना है विभाव और अनुभाव में अंतर। उसके बाद आपको दोहा छंद की परिभाषा अथवा नियुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना था। तो जब किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत सच्चाई का बोध कराया जाता है तो इसे नियुक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही ते बंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं नियुक्ति अलंकार की परिभाषा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है गद्य की प्रमुख गौण विधा या रेखा चित्र संस्मरण में कोई दो अंतर। तो हम रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर देखेंगे। इसके बाद रामरक्ष बेनीपुरी या भदत आनंद कौशल्यायन की साहित्यिक विशेषता देखेंगे, दो रचना और भाषा शैली। ठीक है, इसके बाद और प्रश्न है, चलिए देखते पहले। तो रेखा चित्र और संस्मरण में दो अंतर लिख लीजिएगा। संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है, रेखा चित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। ठीक है, संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है, जबकि रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो अगला आपको रामरक्ष बेनीपुरी या भदंत आनंद कौशल्यायन का रचना, उनकी साहित्यिक विशेषता लिखना है, भाषा शैली यानी। तो रचना हो जाएगा भिक्षु के पत्र, जो भूला ना जा सके, आह ऐसी दरिद्रता और बहानेबाजी। ठीक है, ये हो गए। साहित्यिक विशेषता यानी भाषा शैली में लिख लीजिएगा, श्री कौशल्यायन की जी की भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक तथा सपाट है। भाषा भाव विभक्ति में सक्षम है। वर्णात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। ठीक है, ये उत्तर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसका अथवाला हम देखेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषता। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। और सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, और इसके अथवा में वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। तो बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता लिख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, उच्च और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न था सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो सुशीर वाद्यों से अभिप्राय फुक्कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर और हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है, जिसमें समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। ठीक है, फुक्कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। इसी कारण शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई होंगी। ठीक है, ये उत्तर लिख लेना है।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ तक हम देख चुके हैं 15 तक, 16वां है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको किंवदंती कहते हैं। ठीक है, कई किताबें ऐसी जो लोगों से सुनकर ही लिखी गई है, किंवदंती। ठीक है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। हम मतलब हमारी आम बोलचाल भाषा में इसको कंजूस भी कहते हैं, मितव्ययी। ठीक है, और दूसरे का आंसर हो जाएगा मितव्ययी, पहले का किंवदंती। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 17 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये लिखना, ये देखेंगे। और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इनमें से देखेंगे हम, बादल गरज वाली या फिर इसके अथवा वाली, कोई भी एक हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले प्रश्न, इसको भी देखेंगे। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें चुमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। कई बार बच्चे रूठकर दूर चल जाते हैं और पास नहीं आते, तब माता पिता को अनुनय विनय करके उन्हें मनाना पड़ता है। यह भी प्रेम प्रकट करने का बच्चों का एक तरीका होता है। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर एक जो आपको व्याख्या दी है करना है, नाथ संबंधन भंजनिहारा। ठीक है, 2 ही लाइन है इसकी, तो 2 ही लाइन का लिख लीजिएगा, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, और इसका संदर्भ हो जाएगा, उसके बाद में इसका प्रसंग। ठीक है, ये आप कर सकते हो, और इसका काव्य सुंदर जरूर लिखिएगा, इस पे 1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न। तो हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद है बार बार सोचते क्या होगा, इस संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इसकी देखेंगे। और इसके बाद हमारा समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद है या विज्ञापन है, और आगे कुछ और प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 21 है, इससे संबंधित प्रश्न देना है। ठीक है, तो ये भी सब हम देखेंगे। चलिए पहले इनको देख लेते हैं। तो एक अध्यायांश आपको दी है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होने पर भी हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, तो इसका संदर्भ हो जाएगा, और ये प्रसंग और इसकी व्याख्या। ठीक है, ये आपको लिखना है, और इतना पूरा उसमें लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर आपको या इसका अथवा में काशी वाला संगीत जो आपको दिया है वो भी लिख सकते हैं। इसका देशभक्ति की भावना, देशभक्तों पर चिंता व्यक्त की गई है। भाषा सरल सुबोध और उर्दू शब्दावली से मिश्रित है। ठीक है, काशी संगीत वाला भी चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञापन लेखन से क्या आशय है। विज्ञापन लेखन के बारे में आपको पूछा है, तो ये लिख लीजिएगा पूरा विज्ञापन लेखन में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे के प्रश्न जो है वो है आपका, यहाँ पर आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है गद्यांश का, या फिर ये दिया है एक वैदिक काल वाला। हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष में जलवायु का सामान्य हिमालय बैठाता है, तो हिमालय इसका शीर्षक दे दीजिएगा। हिमालय की महत्ता या हिमालय किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, तो हिमालय जो है वो वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल से ही पवित्र माना जाता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश 3 से 4 लाइनों को मिक्स करके एक साथ में लिख दीजिएगा, आपका सारांश बन जाएगा। ठीक है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक के यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखे। चलिए इसको देख लेते हैं। और इसके बाद निबंध है, तो ये निबंध भी देखेंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पर है, विद्यार्थी जीवन या जल ही जीवन है, तो कोई भी एक विषय पर लिख सकते हैं। तो ऊपर लिख दीजिएगा, प्रति जिलाधीश महोदय उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। छोटा से छोटा होना चाहिए आपका विषय। विनम्र निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है। हम छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त है, परंतु जगह जगह लाउड स्पीकर की आवाज़ से हमारे अध्ययन में दिक्कत होती है। धार्मिक कार्यक्रमों, सभा और दुकानों में निर्बाध रूप से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और हम एकाग्रचित्त होकर अध्ययन नहीं कर सकते। अतः नगर के हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का परीक्षा अवधि में प्रयोग प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी करें। धन्यवाद। बहुदीय लिख दीजिएगा, उज्जैन का छात्र है। यहाँ पर दिनांक भी लिख दीजिएगा, जिस दिन आप पेपर जमा करोगे उस दिन की। ठीक है, चलिए इसके बाद अंतिम प्रश्न। तो जल ही जीवन पे लिख सकते हो, बढ़िया सा प्रस्तावना हो जाएगी। जल स्रोत, फिर जल संकट उभराया हुआ है वो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जल के आने की स्रोत है, ये आपको इसमें वर्णन कर देना है। फिर उपसंहार हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर से लिख लीजिएगा, या आप आपके पास जो निबंध है उसमें से आप लिख लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कक्षा 10वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिले। सेट ए, सभी विषयों को सेट ए एकदम 100% कंप्लीट करा दिए मैंने, तो वीडियो को जल्दी से देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, उसको भी क्लिक कर दे और सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही arfindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी।